शिवाय। जय श्री राम। दोस्तों, आप लोगों को मालूम ही है और ये सभी को जानकारी हो चुकी है कि दिल्ली में सत्ता पलट गई है। जी हाँ, दिल्ली में जहां अरविंद केजरीवाल जी की पार्टी का राज चलता था, अब वो बदल के इस चुनाव में उनकी परिस्थिति बहुत ही घटिया स्थिति में पहुंच गई और वो अपोजिशन में 22 सीटें लेके बैठेंगे तथा वो खुद ही इस सत्ता के गलियारे से एकदम दूर हो गए हैं। वो और उनके जो प्रमुख सिपासलार थे सभी हार गए और नरेंद्र मोदी की बीजेपी गवर्नमेंट बनाने के लिए आगे बढ़ रही है। बीजेपी की इस जीत में ये सिद्ध हो गया है कि देशवासियों को अब केवल बोलने वाले नहीं बल्कि करने वाले की ज़रूरत है और करने वालों को पे ही वो अपनी मुहर लगा रहे हैं। वैसे बीजेपी गवर्नमेंट भी कोई दूध की धुली नहीं है, लेकिन इन सभी के अपेक्षाकृत सबसे अधिक ईमानदार और कर्मयोगी दिखाई देते हैं और इसका वो एहसास भी कराते रहते हैं। जिन जिन राज्यों में बीजेपी गवर्नमेंट है वो देश की भलाई, देश के हित तथा देश के उत्थान के लिए अपने समस्त कार्य करते रहते हैं और अन्यत्र जहां भी इनकी सत्ता नहीं है वो मात्र वोट बैंक की राजनीति तथा अपने चहेते लोगों के उत्थान और अपने घर परिवार के विकास के लिए ही कार्य करते रहते हैं। यही दोनों अंतर है दोनों ही राजनीतिक पार्टियों में और दोनों के विचारधारा में। इसलिए जनता अब मुक्तखोरी इत्यादि के बातों में तो आती है, लेकिन साथ ही साथ ये भी देखती है कि किसकी गारंटी कितनी सही और सटीक होगी, क्योंकि मुक्तखोरी का जो व्यवसाय चालू हुआ है या जो देने की प्रथा लागू हुई है उसमें बीजेपी भी पीछे नहीं रह गई है। लेकिन इसके साथ साथ वो कर्मयोगियों को कर्म करने का भी प्रावधान देती है, उन्हें अवसर प्रदान कर रही है और देश के विकास में अपना हाथ बढ़ा रही है। बीजेपी के किए हुए कार्यों को ही देखते हुए और उसकी गारंटी को मानते हुए दिल्ली की जनता ने उसे सर्वसम्मति से पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में लाई है। अब ये देखना होगा कि अरविंद केजरीवाल जी की जो छवि थी ईमानदारी की, भ्रष्टाचार विरुद्ध की इत्यादि छवि को कितना नुकसान पहुंचता है और उसके ऊपर क्या कार्रवाई होती है, क्योंकि सत्ता में आने से पहले बीजेपी इनके ऊपर बहुत सारे आरोप लगाती रही है और लगा रही थी तथा इसके पीछे इंक्वायरी भी चल रही थी और वो जेल भी गए थे। ठीक उसी तरह जिस तरह राहुल और सोनिया गांधी भी जेल गए थे, चारा घोटाले में लालू प्रसाद यादव भी गए थे, लेकिन किसी से संपत्ति या अन्य चीज़ों का पूरी तरह से उनसे हिसाब नहीं लिया गया है और न ही देश की धन संपदा को उनसे छीनकर देशवासियों के हाथ में ही सौंपा गया है। ये चीज़ एक बहुत ही विडंबना की बात है कि दोषी होने या आरोप लगने के बाद भी पुलिस प्रशासन या अन्य कोई भी इकाई उन्हें दोषी नहीं करार करा पाती है या न्यायालय में उन्हें दंड नहीं दिला पाती है। वो सत्ता के गलियारे में आते जाते रहते हैं, जेल इत्यादियों में उनका रहना संभव नहीं रहता है। वो कुछ पल के लिए जाते हैं और सालों भर के लिए जमानत की याचिका को प्राप्त करके जमानत पे रह के देश में हर तरह के षड्यंत्र जीतने के लिए प्रयास करते रहते हैं। ऐसे बड़े लोगों को देश के सत्ता जिनके हाथ में थी उन्हें इस तरह खुला छूट देना अब माने सबूत, गवाह और इत्यादियों के लिए बहुत ही बड़ा एक साजिश या एक बहुत ही बड़ा धोखा देने की बात है, क्योंकि इस तरह के रसूल वाले लोगों का आम जनता के बीच में अपने रसूल का उपयोग करके गवाहों को मिटाने तथा सबूतों को खत्म करने इत्यादि की वजह से केस कमज़ोर होते हैं तथा इन केसों में वो बरी हो जाते हैं और इनके ऊपर कोई भी कानूनी कार्रवाई पूरी तरह से नहीं हो पाती है और न ही इनके संपत्ति का कुर्की करके या उनसे ये इस धन का उगाही किया जा सकता है।
इस तरह के लचीले कानूनों को बदलना पड़ेगा तथा सभी को जनता के दरबार में एक समान रखना पड़ेगा, क्योंकि जो खास हैं उनको खास बनाने का जो प्रावधान है हमारे देश में है वो अत्यंत ही दुखद है। इसी की वजह से हमारे देश की परिस्थिति दिन प्रतिदिन बदतर होती चली गई है और इस बदतर परिस्थिति से निकालने का एकमात्र उपाय है कि दोषी को दोषी कहना तथा उसे सज़ा दिलाना अत्यंत आवश्यक है। जब 400 रुपये या 100 रुपये की चोरी करने वाले को पब्लिक पिटाई कर देती है तो इन बड़े राजनेताओं को क्यों छोड़ दिया जाता है, ये भी एक सवालिया निशान है। क्योंकि जिसके ऊपर सत्ता का हाथ होता है या जो समाज सेवी होता है तथा जो जनता का सेवक होता है उसके ऊपर जनता के ऊपर बनाए हुए कानूनों का अधिक प्रभाव पड़ता है और उन्हें उन कानूनों से बचना नहीं चाहिए। ये एक न्याय प्रक्रिया की ही बहुत बड़ी जीत मानी जाएगी जिस दिन जब खास और आम सब बराबर रहेंगे कानून के नज़र में। जो भी हो जैसा भी है, इस इलेक्शन के बाद इंडिया गठबंधन के जितने भी घटक दल थे या जितने भी महान नेता थे, एक एक करके सभी की आपस में साठगांठ पूरी तरह नरम होती चली जा रही है और इंडिया गठबंधन पूरी तरह बिखरती चली जा रही है। क्योंकि राहुल गांधी की कांग्रेस या प्रियंका गांधी की गांधी परिवार का कांग्रेस जो था वो तो पहले ही कमज़ोर होकर क्षेत्रीय तथा छोटे छोटे दलों के साथ अपना गठबंधन करके देश के में अपना अस्तित्व बचाने में लगी हुई थी तथा छोटी इकाइयां भी कांग्रेस के साथ हाथ जोड़ के अपने आप को बचाने के लिए तथा अपने परिवार के उत्थान के लिए हर भरकस कोशिश कर रही थी। लेकिन इन सभी कोशिशों के बावजूद बीजेपी की गवर्नमेंट तथा बीजेपी की राजनेता पूरी तरह से इनके ऊपर हावी हो गए हैं और जनता के तन मन धन से सेवा करने के अपने उदाहरण तथा विजय के बाद शांत एकाग्रचित और सेवा भाव से जो कर्म कर रहे हैं उनके आगे इनकी एक भी नहीं चल रही है। देखते हैं भविष्य में क्या भारत सचमुच एक महान देश तथा विश्व शक्ति बन पाती है कि नहीं। इसके लिए सभी राजनीतिक दलों से यही अनुरोध है कि वो अपनी छोटी मोटी महत्वाकांक्षा और अहंकार को त्याग करके देश के हित में एक साथ खड़े हों और देश का विकास करें। जय हिंद, वंदे मातरम।